वर्क डन आपका होता है कि जब आप कुछ ताकत लगाते हो और चीज थोड़ी सी हिलती डुलती है अपनी जगह से, तो वो वर्क, तब हम कहेंगे कि वो आपका वर्क हो गया डन। सिंपल सरफेस है। अब मैं इस पे जब तक फोर्स लगाऊंगा सेम डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी। तो मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ जो फोर्स लगा रहा हूँ वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं बॉक्स यहाँ तक ले आया, मैंने 10 न्यूटन की फोर्स ही लगाता रहा लगातार, यहाँ तक 10 न्यूटन की फोर्स लगी है। एनर्जी एक फॉर्म होता है जो वर्क करने के लिए यूज कराई जाती है। किसी भी वर्क को करने के लिए कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वही एक फॉर्म ऑफ वर्क डन है जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। मैंने बताया था कि एनर्जी देखो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज हम करेंगे हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे हैं हमारे वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। यहाँ पे आज हम कवर करेंगे हमारा जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है। एक्चुअली नाम में तो बता नहीं रखा पावर, पर चैप्टर में पावर के बारे में भी थोड़ा इंक्लूड कर रखा है, जो डायरेक्ट पावर नाम से भी नहीं, उसको रेट ऑफ डूइंग वर्क करके ऐसे थोड़ा डिफाइन कर रखा है। तो हमारा मेन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में। तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम है उसी हिसाब से। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि वर्क क्या होता है। वर्क तो आप यही सोचोगे कि वर्क तो जो मैं काम करता हूँ वो वर्क होता है। अब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ वो वर्क कर रहा हूँ, मैं स्कूल से काम मिल गया वो वर्क कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ वो मेरा वर्क हो रहा है। ये सारी चीजें क्या होती है, वो वर्क होती है। बहुत ही बढ़िया। बस इतनी सी बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए थी, वर्क अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बस अब आपको पहचानना है कि वर्क कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब हो रहा है तो कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे वर्क में। फिर वर्क को हम समझेंगे कि वर्क ही हमारा एक्चुअली एनर्जी होता है। और किसी भी चीज को करने के लिए जो ताकत चाहिए वो एनर्जी के फॉर्म में तो चाहिए, कि आपके अंदर कुछ एनर्जी होनी चाहिए तभी तो वर्क कर पाओगे आप। और फिर जो आपकी एनर्जी है वो किस फॉर्म में आपके अंदर स्टोर होगी, जो आप क्या कहते हो उसे, पावर है आपकी, आपकी ताकत है, आपकी क्षमता, आपकी स्ट्रेंथ है। वही चीजें आपकी वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जहां पे सबसे पहले हम अपना मेन टर्म जो है वर्क, उससे लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है वर्क। वर्क डन क्या होता है, डन से क्या मतलब, पहले देखो वर्क का क्या मतलब होता है। वर्क होता है आपका काम। डन का मतलब होता है हो गया। अब काम हो गया क्या होता है, एक्चुअली काम हो गया क्या होता है, कोई भी काम जब पूरा हो जाता है, ये एक्चुअली कुछ हो जाता है और हो ही रहा होता है, स्टार्ट हो चुका होता है, तो कुछ परसेंट काम तो हो ही चुका होता है और कंटिन्यू हो रहा होता है, तो वो होता है आपका वर्क डन। अब वर्क इज सेड टू बी डन कब कहा जाएगा, जब उस पर थोड़ी सी कुछ एनर्जी लगाओगे आप, कुछ उस पर ताकत लगाओगे, कुछ अपनी स्ट्रेंथ लगाओगे, या फिर जरूरी नहीं कि आप लगाओ, कोई मशीन वाला वर्क कर रहे हो तो भी वो वर्क डन हो गया। तो कुछ भी कहीं से भी कुछ एनर्जी लग रही है, कुछ पावर लग रही है, कुछ स्ट्रेंथ लग रही है, उसके बाद कुछ काम थोड़ा सा हो रहा है, तो वही आपका क्या कहलाया जाएगा, वर्क डन कहलाया जाएगा। तो ये सिंपल से इतनी सी बात थी आपके वर्क डन के बारे में। आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन से पहले कि एक्चुअली वर्क डन होता कैसे है। वर्क डन आपका होता है कि जब आप कुछ ताकत लगाते हो और चीज थोड़ी सी हिलती डुलती है अपनी जगह से, तो वो वर्क, तब हम कहेंगे कि वो आपका वर्क हो गया डन। जैसे कि ये बंदा यहां से इस बॉक्स पे लगा रहा है फोर्स, एक एफ फोर्स यहां से लगा रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जैसे ही इसने फोर्स लगानी चालू करी, अब बॉक्स में इतना वजन था कि वो इसको मूव कर सकता था अपनी ताकत से। तो जैसे उसने मूव करना चालू करा बॉक्स ने इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई। इनिशियली वो इस पॉइंट पे था बॉक्स, फाइनली कुछ टी टाइम के बाद यहाँ पे आया, वो फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो कितनी उसने दूरी टोटल तय करी, उसने कुछ डी डिस्प्लेसमेंट यहां से कवर करा। तो जब उसने यहां से डी डिस्प्लेसमेंट टोटल कवर कर लिया, कुछ एफ फोर्स लगाने के, इस बंदे ने कुछ स्ट्रेंथ लगाई, जो कि हम फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो उसने मतलब कुछ फोर्स लगाई। तो फोर्स लगाने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक्चुअली हुआ है वर्क डन। तो ये है आपका पूरा वर्क डन, कि जब भी आप कुछ फोर्स लगाते हो, कुछ ताकत लगाते हो, अपनी कुछ स्ट्रेंथ लगाते हो, अपना कुछ पोटेंशियल लगाते हो, और उसके बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, तो वो होता है आपका वर्क डन। अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। क्या कहते हैं स्टेटमेंट, व्हेन विल वर्क इज डन। वर्क डन तो इतना तो आप समझ गए कि एक्चुअली होता क्या है। अब कैसे होता है वर्क डन, यहां आप देख सकते हो कि दे आर टू कंडीशंस, टू नहीं यहाँ पे एक्चुअली थ्री है, यहां लिख लेना आप, देर आर थ्री कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। काम को डन करने के लिए वर्क डन कब पॉसिबल है, इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा है अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी काम करने के लिए आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। आपका कुछ पोटेंशियल लग रहा है तो किस फॉर्म में लग रहा है, फोर्स के फॉर्म में लग रहा है। तो जब भी फोर्स अप्लाई होगा
तब आप कह सकते हो कि वर्क डन हुआ है। साथ में क्या होना चाहिए, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड मतलब कि अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हटे। कि मैं खड़े खड़े सिंपली दीवार पे धक्का मार रहा हूँ, दीवार थोड़ी हिल सकती है, मैं पूरी ताकत लगा दे रहा हूँ, मैं थक भी गया हूँ, मैं दीवार को धक्का मारते मारते थक गया हूँ, दीवार नहीं हिल रही है, तो दीवार का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ ना। तो वर्क डन मेरा दीवार के ऊपर जीरो हुआ, पर वर्क डन तो हुआ ना, मतलब कुछ एनर्जी तो वेस्ट हुई ना। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने काम तो करा है, थका तो हूं मैं, थकान तो हुई है, तो एनर्जी तो यूज हुई है, मैंने फोर्स भी लगाया। पर मैं अगर बोलूं वर्क डन दीवार के ऊपर कितना हुआ है, तो हुआ है जीरो। क्यों? क्योंकि दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये भी मेन चीज है कि ये चीज ध्यान रखना कि वर्क डन आप पे ये भी देखा जाता है कि वर्क डन आपने कितना करा है, सामने वाली चीज पर कितना करा है। और जैसे सिंपल में दीवार का, जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि दीवार पे कितना लगा रहा हूं, तो वो दीवार का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, तो मतलब कि वहां वर्क डन नहीं हुआ। पर वर्क डन मैंने अपने ऊपर तो करा है ना, खुद को तो थकाया है, तो वो वर्क डन दूसरा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। जैसे कि मैंने यहां आपको दिखाया, ये बंदा बॉक्स को जब खिसका रहा है, तो मानो बॉक्स में इतना वजन होता है कि खिसका ही नहीं पाता, ये बंदा थक थक के ऐसे दब यहीं गिर जाता है बेचारा, थक जाता बुरी तरीके से। बॉक्स अपनी जगह से हिलता ही ना, कि इसके इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इसका मतलब जो वर्क डन करा है इसने बॉक्स पे, वो तो जीरो है ना। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट नॉट बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि सिंपल सोचो कि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर हो गई तो क्या होगा, वो चीज मैं आपको यहां समझाऊंगा जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगी इस तीसरे पॉइंट का मतलब कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, कि परपेंडिकुलर क्यों नहीं होनी चाहिए, वहां पे कुछ एंगल वेंगल का फर्क पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। तो इस पॉइंट को अभी रखते हैं पोस्टपोन पे, आगे इसको कवर करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि तीसरे पॉइंट का ये मतलब था। तो अब आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट टू बी डन। तो सिंपल सी बात है कि तीनों में से एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया ना, एक भी चीज ऐसी है, क्या 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 कि अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया तब में यानी कि वर्क डन नहीं हुआ, कि आपने फोर्स लगाया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तब भी वर्क डन जीरो हो गया आपका, या फिर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो परपेंडिकुलर हो गया तब भी आपका वर्क डन जीरो होगा। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए आगे चलते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्या क्या की पॉइंट्स डिपेंड कर रहे थे कि जो आपका, आप जो फोर्स लगा रहे हो, वर्क डन जो कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। डायरेक्टली कुछ प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, जो आपने वर्क डन करा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वर्क डन जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोई चीज में, जितनी ज्यादा खिसका दे रहा हूं उतना ज्यादा वर्क डन हो रहा है ना। कि मैं किसी बॉक्स को 10 मीटर तक खिसका के ले गया, तो मैंने 10 मीटर के हिसाब से उतना वर्क डन करा। अब मैं 20 मीटर तक ले जा रहा हूँ, तो मैंने ज्यादा काम करा, तो वर्क डन मेरा हो गया ज्यादा। और मेरे को 20 मीटर तक ले जाना है, तो फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ताकत और ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों कंडीशंस को जब हम इनको कहते हैं कंबाइन करते हैं, तब हमारा फॉर्मूला बन के आता है ये जो यहाँ लिखा हुआ है आपका, कि वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के। तो यहाँ देख सकते हो कि वर्क डन क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, कि सिंपल, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई किसी भी बॉक्स पे, और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही डायरेक्शन में हो रही है, का क्या कहा मैंने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है, तब आपका फॉर्मूला ये रहेगा कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी आगे लिखा है कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ये जो लिखा है आपका सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस यूनिट जो होती है वो अर्ग होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि अर्ग होती है। बाकी मेन है आपका कि जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आपकी एसआई यूनिट के हिसाब से होता है। तो एसआई यूनिट के हिसाब से क्या यूनिट है आपकी, जूल यूनिट है इसकी। अब यहाँ पे अब आप एक चीज की कंफ्यूजन आपको ये बन रही होगी कि वर्क हमारा स्केलर कैसे हो सकता है। सर आपने तो बताया था कि जब हम इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कि इस बॉक्स को मैं इस कहते हैं जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ वही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की साइड हो रहा हो और फोर्स में इस साइड लगा रहा हूँ, तो आपने बताया था कि क्या कहते हैं वो हमारा वो जीरो हो जाएगा वर्क डन। तो ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये आप थोड़ा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जब 11th 12th में आओगे वहां फिजिक्स में पढ़ोगे इसके बारे में। बस इसका इतना समझो कि जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हो, यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो भी आपका वेक्टर है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका वेक्टर है, दोनों के दोनों आपके एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में प्रोडक्ट होता है जिसको आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा रखा है, ऐसे एक प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया एफ इंटू में डी। अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और एक होता है एफ इंटू में डी, ये क्या है मेरा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। एक्चुअली होती दोनों में प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही होती है, पर दोनों में ये रहता है कि जो आपका डॉट होता है
वो आपका दिखाता है स्केलर के लिए, और जो आपका क्रॉस होता है वो वेक्टर की चीजें दिखाता है। तो जब भी इनके बीच में क्या होता है, आपका आपका होता है डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे भी आपका डायरेक्शन डिपेंड कर रही है ना। तो यानी कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा स्केलर आएगा। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इतना आप अच्छे से समझ गए होगे, ज्यादा आपको अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना, बस इतना याद रखो स्केलर क्वांटिटी होता है। कि अभी आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में जाओगे तो आपका थोड़ा दिमाग खराब होने लगेगा, तो ज्यादा उस बारे में नहीं सोच रहा, वो आप आगे समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज द जूल। जैसे हमको पता है कि इसकी यूनिट होती है जूल, तो मैं कब कहूंगा कि मेरा वर्क डन 1 है। एक यूनिट का वर्क मैं कब कहूंगा, जब मैं एक यूनिट की फोर्स लगाऊंगा और डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट का होगा, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में लगाऊंगा, तब मेरा वर्क डन 1 यूनिट आएगा। कैसे कि फोर्स भी 1 है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो 1 × 1 1 होता है, और ये किसके बराबर आया, ये हमारा वर्क डन के बराबर आया। तो एक वर्क डन यानी कि 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल इज द वर्क डन when a force of 1 न्यूटन moves an object 1 मीटर। कि 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो जो पॉइंट मैंने पीछे बताया था ना कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में आपका वो होना चाहिए मूवमेंट। वो भी आपको आगे पता चलेगा कि क्या वो क्यों डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। अब आगे क्या लिखा है कि वेन एवर वर्क इज डन सो फोर्स कुड बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। अब देखो कि हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स मैंने आपको बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जो होनी है वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो दोनों का आपस में डिपेंड करेगा। अब पर जो फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तभी तो आ रही है जब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या हो सकता है कि ये वेरिएबल हो सकती है और कांस्टेंट हो सकती है। यानी कि मैं सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और लगाते हुए ले जा रहा हूं, 10 न्यूटन का ही लगा रहा हूं कंटिन्यूसली। या फिर क्या हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग करी 10 न्यूटन की फोर्स लगाकर, थोड़ी देर बाद मैं 20 न्यूटन की लगाने लगूंगा, फिर थोड़ी देर बाद 30 न्यूटन की फोर्स लगाने लगूंगा। नहीं समझ आ रहा? और आइए एग्जांपल के साथ समझते हो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये मेरा एक इंक्लाइन सरफेस है, यहां पे मेरा एक बॉक्स रखा हुआ है, मेरे को लेके इसको जाना ऊपर। अभी ये स्टार्टिंग में है बॉक्स इस जगह पे, सिंपल नॉर्मल सरफेस पे है। और एक काम करता हूं, थोड़ा साफ करके बनाता हूं, अच्छे से समझ आएगा आपको। यहां देखो कि सिंपल जैसे मेरा इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे मेरा प्लेन सरफेस है। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बॉक्स रखा हुआ है मेरा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सिंपल। समझ आ रहा है ना? बस देखते रहो कि सिंपल यहाँ पे बॉक्स है। अभी जब ये प्लेन सरफेस है, जब तक अभी मानो कि यहाँ पे ये इंक्लाइंड सरफेस नहीं आ रहा, सिंपल सरफेस है। अब मैं इस पे जब तक फोर्स लगाऊंगा सेम डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी। तो मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ जो फोर्स लगा रहा हूँ वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं बॉक्स यहाँ तक ले आया, मैंने 10 न्यूटन की फोर्स ही लगाता रहा लगातार, यहाँ तक 10 न्यूटन की फोर्स लगी है। अब जैसे मेरा इंक्लाइन सरफेस आएगा, जैसे इंक्लाइन सरफेस आने लगेगा तो क्या होगा कि मेरे को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, चढ़ाव आ गया, चढ़ाव आ गई, तो यहाँ से मेरे को थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना है। अब मैंने समझो ये बॉक्स यहाँ तक आ गया, बॉक्स यहाँ तक आया, अब मेरे को यहाँ से लगाना पड़ रहा है 10 की जगह 12 न्यूटन का फोर्स, 12 न्यूटन। अब देखो यहाँ तक तो क्या था, ये जो हमारा फोर्स था इतने में हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया था, कांस्टेंट फोर्स लगाया था। अब जैसे मैं यहाँ से ऊपर तक लेते जाऊंगा, अब मैं इतने ऊपर ले गया तो चढ़ाई और ज्यादा हो गई, ऊंचाई और ज्यादा आ गई, तो मेरे को ताकत और ज्यादा लगानी पड़ी। अब मैं मानो यहाँ पे मैं 16 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहा हूँ। तो अब देख सकते हो कि जब तक स्ट्रेट रोड थी मेरी, तब मैं 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा रहा था। जैसे मेरी चढ़ाई आने लग गई तो यहाँ से मेरे को क्या लगाना पड़ रहा है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, तो फोर्स हमारा दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो अब फोर्स जब चेंज होगा, देखो कभी कांस्टेंट है कभी वेरिएबल है, तो फोर्स चेंज हो रहा है, तो यानी कि हमारा वर्क डन भी तो चेंज होगा। तो वही चीज हमको यहाँ पढ़नी है कि जब हमारा कांस्टेंट फोर्स होगा, जब हमारा वेरिएबल फोर्स होगा, तब हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स है, बॉक्स पे मैंने लगाया यहाँ से फोर्स, फोर्स लगाने के बाद सिंपल यहाँ पे देखो एक बंदा खड़ा है, उसने इस पे फोर्स लगाई। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है आपकी, जब कांस्टेंट फोर्स है तो सिंपल आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होता चला जा रहा है। जब फोर्स इस डायरेक्शन लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही होगा ना। तो सिंपल जब इधर कर रहे हैं, सरफेस से इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब क्या था आपका, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा कि तब क्या आएगा वर्क डन आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इतनी तो सिंपल बात थी जब कांस्टेंट फोर्स होगा। जब वेरिएबल हो जाएगा तो वेरिएबल में वैसे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, पर अब समझो कि जब मैं वेरिएबल फोर्स लगा रहा हूं और कुछ एंगल पे लगा रहा हूं, कि मानो ये बॉक्स रखा है, मैंने यहाँ पे एक हुक लगा दिया, हुक लगा के रस्सी से इस डायरेक्शन में उसको खींच रहा हूं मैं,
थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन में खींच रहा हूँ ना, कि छोटा बॉक्स है, वजनदार छोटा बॉक्स है, और मैं ऐसे करके खींच रहा हूँ, तो कुछ एंगल से तो आ रहा है, ये रस्सी कुछ एंगल ही तो बनाएगी, तो फोर्स उसी रस्सी के डायरेक्शन में तो लगा रहा हूँ मैं, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट फिर भी तो इधर ही हो रही है ना, कि जैसे समझो छोटा सा बॉक्स है, जैसे किस चीज से समझे, सिंपल ऐसे समझो कि कोई छोटा सा बॉक्स है, उस पर मैंने ऐसे रस्सी बांध दी, मैं ऐसे खींचूंगा, फोर्स में इस डायरेक्शन लगा रहा हूँ, तो वो खींच के ऐसे आगे आएगी ना, ऐसे तो खींच के आगे आएगी। कभी आपने देखा है कि कोई बंदा जैसे डॉग को घुमाने ले जा रहा है, कोई यहाँ पे छोटा सा डॉग बना देता हूँ, कोई डॉग को घुमाने ले जा रहा है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, इसके हाथ में डॉग डॉग की रोप है, रस्सी है जो उसके गले में बंधी हुई है। अब डॉग रजिस्ट कर रहा है कि मेरे को आगे नहीं जाना, अब वो जैसे यहाँ से रजिस्ट कर रहा है कि आगे नहीं जाना, तो बंदा क्या करेगा कि फोर्स लगाए ऐसे करके। अब उसने फोर्स लगाई, तो ऐसा तो है नहीं कि डॉग ऐसी डायरेक्शन में चले जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। जब वो ऐसे फोर्स लगाएगा तो डॉग आगे को चलना स्टार्ट करेगा ना, जब वो ताकत लगाएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट डॉग का इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये ऐसे ही होता है। तो आज समझते हैं, हमारे पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट। अब ये समझ गया होगा कि जब मैंने ऐसे एंगल में कुछ थीटा एंगल पे फोर्स लगाई, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। अब यहां से मैं क्या करता हूं कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को कर देता हूं ज्वाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा एकदम परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन आपकी है ये डी वेक्टर, यहाँ पे मैं अगर एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ फोर्स वाले आपकी लाइन से, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरी ये वाली एरो है, ये क्या कहलाएगी, ये वाली एरो क्या कहलाएगी। अब मैं समझ, यहाँ पे आप समझो कि जैसे मैं इस वाली लाइन को कर देता हूँ ए, इसको कह देता हूँ बी, तो ऐसे करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसको ए रख दिया मैंने, इसको रख दिया बी। अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे को यही निकालना है, मेरे पे ये वाला गिवन है फोर्स वाला, और मेरे को निकालना है ये वाला। तो यहां से क्या आएगा मेरा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल जो आपका कॉस थीटा है वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या यहाँ पे मेरा बी है, बेस हाइपोटेनस क्या है मेरा ए है, बेस आपका बी है, हाइपोटेनस ए है। अब मैं बी की वैल्यू निकालू, मेरे को पता करना है कि बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो मैं बी को उधर भेज देता हूँ, तो आएगा मेरा ए कॉस थीटा, किसके बराबर आया, बी के बराबर। ये बी क्या है एक्चुअली हमारा, जो हमारा ए कॉस थीटा आया है वो क्या आया है एक्चुअली, ये आया हमारा जो हमारा फोर्स था, फोर्स के हिसाब से ही तो आया है। तो हमने जब इसको काटा है डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स था ना, फोर्स का वो इस साइड बनेगा एफ कॉस थीटा, जो फोर्स की जो हमने स्प्लिट कर दिया ना, वो इस तरफ से जो इसकी इधर की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी एफ कॉस थीटा। तो यहां से आप समझ गए कि कैसे हमने फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सेम डायरेक्शन में कर दिया। अब जब हम प्रोडक्ट करेंगे, हमारा फोर्स भी इधर ही डायरेक्शन में आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर आ रहा है, तब प्रोडक्ट करो, तब बनेगा आपका एफ कॉस थीटा इंटू में डी। ऐसे होता है, क्या करते हैं हम, फोर्स करते हैं मल्टीप्लाई, फोर्स करती है हमारी एफ कॉस थीटा, हमने अभी बताया मैंने कि कैसे आ गई, बाकी डी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था आपका वेरिएबल फोर्स। यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, वो तीसरा वाला जो मैंने बताया था आपको कि एंगल डिपेंड करता है कि मैं कुछ ज्यादा एंगल सीख। अब समझो यहाँ से कि अगर मैं फोर्स लगा दूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे मैंने फोर्स लगा दी एकदम 90 डिग्री पे, डिस्प्लेसमेंट इधर करना चाह रहा हूँ, फोर्स एकदम परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने, फोर्स ऊपर की साइड आ गया, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। जैसे ही यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी 90 हो गई, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस 90 की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बेसिक सी मैथ है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। तो जब वो जीरो हो जाएगी, तब आपका ये पूरी टर्म जीरो आ जाएगी। अब ये बस आपको ओवरव्यू के लिए मैंने बता दिया है, इससे इतना कुछ आपको वो करना नहीं, मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बस वो आपका आई थिंक हो गया होगा, अब आपका क्लियर अच्छे से। आइए आगे चलते हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो भी तीन तरीके का होता है। कैसा, पॉजिटिव वर्क हो सकता है, नेगेटिव वर्क हो सकता है, या फिर और कैसा हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन द सेम डायरेक्शन। कैसे, कि जब मेरा फॉर्मूला क्या आता वर्क डन का, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और अगर कुछ एंगल बन रहा हो तो कॉस थीटा साथ में आ जाएगा। जब कुछ एंगल बन रहा हो तो कॉस थीटा आ जाएगा, वरना सिंपल आप अगर कॉस थीटा ना मान के चलो, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन के हिसाब से इनको नेगेटिव पॉजिटिव साइन देंगे। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कि मेरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, और मैं ये डायरेक्शन अगर मान लू पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर अब ये समझो कि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मैं फोर्स इस साइड लगा रहा हूं, तब क्या होगा कि मैं अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मांगता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी इधर की आ रही है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। तब मेरा क्या होगा कि पॉजिटिव फोर्स इनटू में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तब मेरा माइनस का एफ डी आएगा, यानी कि नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा।
तो यही चीज यहाँ लिखी है कि जब दोनों में से एक चीज अप्लाइड करें हम, कोई अपोजिट डायरेक्शन में आए। देखो यहाँ लिखा है वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है? रगड़ होती है। जब भी आपको जो सरफेस होता है उस पर कितनी ज्यादा पकड़ होती है। आपने ये देखा है कि जैसे टाइल वाला सरफेस है, ये सिंपल सरफेस है, इस पे पॉलिश कर रखा है, मस्त टाइल वाइल लगाकर चमका रखा है, एकदम चिकना कर रखा है। तब क्या होता है कि ये जो इसकी ग्रिप होती है ना, पकड़ होती है, वो होती कहलाती है क्या? हमारी फ्रिक्शन। अब अगर एकदम चिकना सरफेस है और इस चिकने सरफेस में मैं कोई एक भारी सा बॉक्स खिसकाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ताकत हल्की सी भी लगाऊंगा ना तो खिसकना चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो चिकनी है। अब इसी की जगह यहाँ पे मेरी रोड आ जाए। आप जानती हो अब रोड कितनी ज्यादा खुरदुरी होती है, फ्रिक्शन होता है बहुत ज्यादा, बहुत हाई से फ्रिक्शन होता है। अब मैं रोड पे अगर किसी बॉक्स को रख के फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अब मैं ताकत भी ज्यादा लगा रहा हूं, क्या पता रगड़ने की वजह से वो खराब भी हो जाए, डिस्ट्रॉय भी हो जाए मेरा बॉक्स नीचे की साइड से। तो यही होता है आपका फ्रिक्शन। तो अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। फ्रिक्शन क्या कर रहा है कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन का तो यही काम है कि इसको ताकत लगा रहा है कि ना जा पाए। मैं जितनी ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको पीछे को धकेल रहा है नीचे से। मैंने ऐसे फोर्स लगाई, फ्रिक्शन की जो यहाँ पे ग्रिप है वो बॉक्स को पकड़ के पीछे को धकेल लिया कि पीछे को हो जा। वो ऐसे रगड़न जो होती है वो चीज आती है, होती है फ्रिक्शन। अब क्या कहते हैं इसी तरह, अब एक एग्जांपल ये समझ सकते हो कि यहाँ तो देखो फ्रिक्शन का दे रखा है। अब आप एक पुलिस सिस्टम समझ सकते हो कि यहाँ पे जैसे कुएं होते हैं, कुएं से पानी निकाला जाता है, तो यहाँ पे एक रस्सी है ऐसे करके इस पे लगी हुई है। अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इसमें नीचे डायरेक्शन में, यहाँ कोई बकेट समझो भरी हुई बांध रखी है, कुएं से निकाल लूं, तो मेरे को क्या करना है कि मैं रस्सी को जब नीचे की साइड को फोर्स लगाऊंगा, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो बकेट इधर से ऊपर आएगी। देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर डायरेक्शन में हो रही है, तब ये क्या है? नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो यही था कि जब हमारे दोनों की डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो जाए तब नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगा। एग्जांपल यहाँ देखते हैं कि अ पर्सन पुशिंग अ बॉक्स। सिंपल सा है कि फ्लोर पे बॉक्स रखा है, उसको पुश कर रहा है, तब क्या होगा कि दोनों की सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमारा जीरो वर्क क्या होता है? जीरो वर्क बहुत सिंपल सी बात है, जो मैंने 3 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए थे, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करती ना आपकी, तब वो हमारा जीरो वर्क हो जाएगा। आइए देखते कैसे कि वर्क इज सेड टू बी जीरो अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कैसी कंडीशन? कि डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। मैंने बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट होनी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट होगी तभी तो हमारा वर्क डन होगा। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव डिस्पाइट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जैसे मैंने एग्जांपल बताया दीवार के साथ कि मैं दीवार पे तो फोर्स लगा रहा हूं पर वो मूव नहीं कर रही है, तो दीवार का डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जो मैंने वर्क करा है ना दीवार पे, वो हो गया मेरा जीरो। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए। जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला, जब हमारे कुछ एंगल से फोर्स लग रहा होता है तो एफ डी कॉस थीटा बनता है। क्या बनता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला? एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू मेरी 90 हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए यानी कि, तो मेरी जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा जीरो। तो जब कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी वैल्यू आपकी जीरो ही हो जाएगी। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर हुआ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। वही चीज यानी कि व्हेन द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर एट अ 90 डिग्री एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द वर्क डन इज जीरो। अब इसका एक एग्जांपल जैसे कि ये दे रखा है, सिंपल बंदा क्या है कि बैग लेके खड़ा है, मेरे हाथ में कोई हैवी चीज है, मानो कि जैसे ये स्टाइलर है मेरे हाथ में, अभी ये मान लो ये हो गया 10 किलो का। मैं सिंपल ऐसे खड़ा हूं, मूव नहीं कर रहा। अब मैं इसको ताकत लगा रहा हूँ ऊपर की साइड गोल लेने के लिए। सिंपल ऐसे था। अब ऐसे तो नहीं है नहीं कि मैं पकड़ के खड़ा रहूंगा, मेरे को थकान नहीं होगी। मैं ऐसे पकड़ूंगा तो मेरे को ताकत तो लगानी पड़ेगी, तो मैं कुछ वर्क तो कर रहा हूँ ना। फिर भी उसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। उस ऑब्जेक्ट पे कोई डिस्प्लेसमेंट आया ही नहीं, तो उसका मतलब, इसका मतलब जो है आपका कि उस ऑब्जेक्ट पे आपका वर्क डन हो गया है जीरो। क्यों? क्योंकि इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। आइए अब आगे चलते हैं। ये था हमारा पूरा वर्क का पोर्शन। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एनर्जी को। अब देखो जितना आपका टोटल, मानो कि पूरा चैप्टर आपका 100% था ना, तो 100% में से 50% आपका वर्क था। बाकी आपका ये समझ सकते हो आप कि 35% आपका एनर्जी पे है। बाकी कितना बचा आपका? 15%। 15% है आपका पावर। तो यानी कि हमने हमारा चैप्टर का 50% ऑलरेडी कवर कर लिया है। आइए एनर्जी और पावर को भी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एनर्जी एक फॉर्म होता है जो वर्क करने के लिए यूज कराई जाती है। किसी भी वर्क को करने के लिए कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए, तो वही एक फॉर्म ऑफ वर्क डन है जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनर्जी क्या होती है? इसकी स्टेटमेंट कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता। आप में जो स्ट्रेंथ है, आप में जो पोटेंशियल है, वही आपकी एक एनर्जी है, उस काम करने की ताकत जो है। तो एक क्या डेफिनेशन है इसकी कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क।
इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज द सेम एज द वर्क। मैंने बताया ना कि जो वर्क है उसको करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो दोनों लगभग सेम ही चीज है, बस उनका फॉर्म चेंज हो जा रहा है कि वर्क डन की फॉर्म में जा रहा है या एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है। जब दोनों सेम ही चीज आ रही है तो इनका मतलब कि दोनों की जो यूनिट है वो भी तो सेम ही होगी, तो वर्क की भी जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। अब जो आपकी एनर्जी होती है, अब मैंने जैसे अभी बताया ना कि फॉर्म में होती है कन्वर्ट, तो अब बहुत तरीके की एनर्जी जो होती है फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तरह तरह की। उसमें से एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बहुत सारी होती है, बहुत सारी, मतलब कि बहुत ज्यादा होती है। और आप जितनी आपकी इस सेशन में है ना उतनी अभी हम थोड़ी सी देखते हैं हमारे यहाँ पे कौन कौन सी पढ़नी है। हमें हमें पोटेंशियल पढ़नी है, काइनेटिक पढ़नी है, इन दोनों को मिला के ही आपका क्या बनता है? मैकेनिकल बनती है। बाकी थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल तो आप नाम से इतना समझ सकते हो। थर्मल क्या होता है? जो हीट को लेके एनर्जी फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिकल जो बिजली को लेके होती है, और केमिकल जो केमिकलों के द्वारा, जैसे कि सेल, बैटरीज, ये सारी चीजें आपकी होती है केमिकल एनर्जी में। तो पोटेंशियल और काइनेटिक शायद आपकी लाइफ में आज आप पहली बार सुन रहे हो इसके बारे में, तो आइए अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास है, कुछ वेट है, कुछ उसके अंदर मास है, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ स्पीड के साथ मोशन में आए, जैसे मैंने एक बॉल थ्रो करी है ना, तो वो कुछ स्पीड से जा रही है, कुछ वी वेलोसिटी से जा रही है, उसका कुछ मास एम है। जब ये दोनों कंडीशंस उस पर अप्लाई होती हैं, तब वो जो हमारी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है। अब मैं चाहे इसको सिंपल ऐसे ड्रॉप कर दूं, तो इसका कुछ मास एम है, गिरते टाइम कुछ स्पीड से गिरेगा ये, तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो तब भी इसमें क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। यही सारी चीज। अब कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसने बॉल को हिट करा, बॉल को हिट करने के बाद उसने कुछ ताकत लगाई, कुछ फोर्स लगाया, तो उसने जो वर्क डन करा वो चेंज हो गया आपके एनर्जी के फॉर्म में। अब उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका भी कुछ मास एम है, वो भी कुछ वेलोसिटी वी से जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, इसको चेंज करते हैं पहले। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन। जब भी मोशन में आती है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, कुछ एम मास वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, तब वो क्या होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मीटेओराइट, देखो यहाँ पे मीटेओराइट गिर रहा है, गिरते टाइम उसमें आग लग जा रही है, थोड़ा क्यों? एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें बढ़ती जा रही है। या फिर आपको वॉक करते टाइम, आप जो वर्क कर रहे हो, आप जो वर्क डन कर रहे हो, वो आपके अंदर जो एनर्जी उसी की यूज से कर रहे हो। कोई बंदा गिर रहा है, जैसे म्यूटेओराइट गिर रहा है, ये बंदा भी वैसे गिर रहा है, तो गिरने में कुछ वेलोसिटी आ रही है, इसका भी कुछ मास एम होगा। या फिर देखो बंदे ने बॉल थ्रो करी, बॉल थ्रो कर रहा है, थ्रो करने में भी उसका कुछ मास था बॉल का, उसको कुछ वर्क डन ही तो करा, कुछ ताकत ही तो लगाई। तो ताकत लगाने के बाद ये कुछ वी वेलोसिटी में आ गई, कुछ वी वेलोसिटी में आ गई है, कुछ इसका एम मास है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। सिमिलरली ऐसे आपको कोई एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है, ये सारी चीज आपके एग्जांपल्स थे काइनेटिक एनर्जी के। आइए अब देखते हैं एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसको थोड़ा छोटी सी डेरिवेशन है वो देख लेते हैं जल्दी से। पहले मैं यहाँ पे आपका छोटा सा प्यारा सा इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सिंपल आप इतना जान सकते हो यहाँ से कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे पता है? प्रोपोर्शनल होती है। किस पे होती है? आपकी वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल होती है। और किस पे डिपेंड करती है? आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है आपकी मास पे, मास पे डिपेंड करती है। तो जैसे अब मेरे हाथ में एक हल्की बॉल है, एक भारी बॉल है। सो सिंपल, एक कोस्को की बॉल है और एक लोहे की बॉल है, तो कौन सी मैं ज्यादा दूर फेंक सकता हूँ? सिंपल सी बात है, कोस्को की दूर फेंक पाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसका है मास कम और वेलोसिटी उस पर लगा सकते हो ज्यादा। और भारी बॉल को मैं कम वेलोसिटी से फेंक पाऊंगा, ताकत ज्यादा लगेगी। उस तरफ ना जाते, बस इतना समझो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जो फॉर्मूला आएगा वो इन्हीं को रिलेट करते हुए कुछ आएगा। तो आइए देखते हैं क्या आता है इसका फॉर्मूला। सिंपल, हमारा चैप्टर क्या है? वर्क है, तो वर्क को लेके चलते हैं। वर्क डन क्या होता है हमारा? वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, वर्क डन क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आपका जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन की। ये वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जब पुट कर दूंगा इसको इस जगह पे, फोर्स की जगह पे, तो वर्क डन आएगा मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ? मैं यूज करता हूँ हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो क्या कहती है हमारी? वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as। यहाँ पे हमारा v क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी है। u क्या हमारा? इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है हमारा? यहाँ पे एक्सेलरेशन है। s क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तीनों तीनों चारों टर्म्स थी इसमें, v u a और s। तो जब मैं यहां से क्या करता हूं, ये हमारा s भी डिस्प्लेसमेंट है, d भी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं s की जगह सिंपल आपका d। डिस्प्लेसमेंट की बात है तो मैं चाहे s से डिनोट करूं या d से डिनोट करूं, एक ही बात है। तो फिर अब जब इस वाली इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगा, इसमें से d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता हूं, कैसे आएगी?
कि यहाँ से मेरा आया डी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, तो 2a को ले आऊंगा डिवाइड में, तो आ जाएगा मेरा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइड में 2a। अब मैं इसको क्या करता हूं कि इसको पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करूं यहाँ पे मैं, तो देख सकते हो क्या थी हमारी इक्वेशन 1 कि वर्क डन इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन आया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। क्या आई यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर डिवाइड में 2a, ये वैल्यू आई। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ से एक्सेलरेशन कट जाएगा सिंपल डिवाइड में, तो वर्क डन आ गया मास, मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ पूरे से डिवाइड में, तो नीचे आ गया मेरा 2m/2, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये मेरा आया फॉर्मूला वर्क डन का। अब समझो कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, मेरे हाथ में बॉल है, मैं फेंक रहा हूँ, फेंकने के बाद तो उसका जो एम मास है कुछ वी वेलोसिटी में आएगा, तो फेंकने से पहले तो मेरे हाथ में है, तो वो रेस्ट में ही तो है ना, रेस्ट में, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो अगर हम मान के चले, अगर हम सपोज करके इनिशियली बॉल डी रेस्ट में थी, तो यानी कि यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। जब यू 0 हो जाएगा तब आएगी आपकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका वर्क डन। वर्क डन जो हमने करा है वो एनर्जी में जब कन्वर्ट हुआ है, मैंने जो वर्क करा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होने के बाद क्या बनी है उसकी वेलोसिटी एम मास के साथ हाफ एम वी स्क्वायर, यही वर्क डन लिखोगे। इसको ये स्टेटमेंट जब आपको एग्जाम में इसकी डेरिवेशन पूछी जाएगी तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन है आपका जो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तब आप कह सकते हो कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो आया है आपका हाफ एम वी स्क्वायर के। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। आइए अब आपकी जो नेक्स्ट वाली थी वो थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जो है काफी ज्यादा सिंपल। काइनेटिक में ही थोड़ा दिक्कत होनी, जो अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है, मुझे समझ गए होगे आप अच्छे से। तो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव पोजीशन इलेक्ट्रिकल और इंटरनल स्ट्रेस की वजह से। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट में कुछ हाइट पे ले जा रहा हूं, अब मैंने क्या करा कि उस पर फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो जैसे ही मैंने कोई, जैसे इसको मैं उठा के ऐसे ऊपर लेके जाऊं कुछ, या फिर मैं जीने चढ़ के 3-4 मंजिल पे ले जाऊं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एम मास वाले को, तो मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट तक ले जा रहा हूँ, तो मेरा वर्क तो हो रहा है ना, और मैं थक भी रहा हूँ, तो यानी कि मेरा जी हाँ वर्क तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। अगर मैं उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो कुछ एच हाइट तक जब ले जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है ना। तब क्या है, तब उसमें आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो अब हम देखेंगे कैलकुलेट करके। पहले यहाँ देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चाहे मैं उसको कुछ एच हाइट तक उठा लूं, या फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट में केमिकली उसको स्टोर कर लूं, जैसे बॉम्ब हो गया आपका, डायनामाइट दिखा रखा है यहाँ पे, या आपकी बैटरी हो सकती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जो स्टोर हो रखे हो वो आपकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ स्प्रिंग को, स्प्रिंग को खींचने के बाद ताकत से खींचूंगा तो वापस अपने पोजीशन में आना चाहेगा, तब उसमें पोटेंशियल लग रहा है कुछ मेरा। या फिर जैसे कि एक एरो को मैं खींच रहा हूं तो जो उसकी स्ट्रिंग थी उसमें कुछ स्ट्रेच आएगा, जिसकी वजह से ये खिंचाव आएगी, तो वो अपना वापस पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करेगी, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आइए समझते हैं एक्चुअली क्या बनता है। हमने क्या देखा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस किस तरीके से डिपेंड कर रही है, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है आपके एक तो मास पे, और किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिपेंड कर रही है कुछ हाइट पे अगर लेकर जाए तो उस पे, तो इन चीजों पे डिपेंड कर रही है। बाकी अभी देखेंगे क्या क्या है इसका। पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आइए पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे वर्क डन पकड़ के चलना है। वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि अब यहां समझो आप कि यहाँ पे मैं ग्राउंड लेवल से, ये मेरा ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से मैं ऑब्जेक्ट को उठा के लेके चला गया हूँ कुछ एच हाइट तक। ये बिल्डिंग थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कोई ऑब्जेक्ट को मैं लेके चला गया हूँ, यहाँ पे लेके पहुंचा दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को। अभी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पहुंच गया है तो कितनी इसने दूरी तय करी, कुछ एच हाइट इसने तय कर ली है, कुछ फोर्स लगाया, कुछ वर्क डन कराया, तो कुछ एच हाइट इसने तय कर ली है। तो अभी कुछ एच हाइट तक चला गया तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए ना। वही चीज हम देखते हैं
कि अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हमारा एच का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन हमारा किस पे का आएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एच हाइट का, तो एफ एच हो गया हमारा। अब फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा मास इनटू में एक्सेलरेशन, और क्या था हमारे साथ में एच। अब समझो कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दूंगा, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ दिया, सिंपली मैंने फोर्स भी नहीं लगाई, कोई ताकत नहीं लगाई, ऐसे पकड़ के सिंपली छोड़ दिया, तो वो नीचे आएगी, कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, पर वो किस वजह से नीचे आ रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है आपकी, जी एग्जिस्ट कर रही है। जो सिंपल आप एक्सेलरेशन होती है ए होती है, तो जब हम कुछ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, तो जी हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, तो यहाँ पे जो हमारा ए है ये किसके बराबर आएगा, ये हमारा होगा जी के बराबर। तब यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन किसके बराबर आएगा, एम जी एच के बराबर आएगा। बस सिंपल इतनी सी बात थी कि आपका वर्क डन एम जी एच के फॉर्म में आ गया है। अब आपको क्या करना है, वही सेम चीज जो हमने तब करी थी, कि एक काम करते हैं, स्टेटमेंट अब मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन था जो आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बराबर आ जाएगा एम जी एच के। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, जो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया एक्चुअली कैसे स्टोर होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये थी इसकी डेरिवेशन। अब देखो कि ये जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब मैं चाहे उसको सीधा सिंपली स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की साइड ले जाऊं, सिंपली मैं ऐसे करके लेके जा रहा हूं और सीधा सीधा ऊपर ले जाऊं, तब भी वो एच दूरी कुछ तय कर रहा है। अब मैं फिर उसका पाथ चेंज करके पहले ऐसे ले जाऊं, फिर वर्टिकली के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाऊं, फिर वर्टिकली ले जाऊं, फिर हॉरिजॉन्टल ले जाऊं, फिर वर्टिकली ले जाऊं, तो मैं कोई भी पाथ ट्राई कर लूं, अगर मेरी वो हाइट सेम है, अगर ये उतनी एच हाइट है, तो अगर सेम एच होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में यहाँ स्टोर हुई थी सेम यहाँ स्टोर होगी। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्टेंस की बात होती है तब चेंज होता, डिस्टेंस तो टोटल पाथ कवर होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो टोटल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट पाथ होती है एकदम, वो ये पाथ होगी, तो दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट है सेम है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। एनसीईआरटी का डायग्राम था जो आपको मैंने अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। तो आइए चलते हैं आगे। अब कुछ लॉज होते हैं, एक लॉ है आपका एनर्जी का, कि हमारी मैंने बताया था कि एनर्जी देखो चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो यही हमारा लॉ यही चीज हमको बताता है कि एनर्जी कभी भी अपनी फॉर्म को सिर्फ चेंज कर सकती है, पर कभी भी उसको बनाई नहीं जा सकती या फिर डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही चीज यहां रखिए कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कंजर्व रहती है एनर्जी, कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर फॉर्म नहीं हो सकती। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जो हमारी देखो, अब मैंने बताया कि मैंने कोई बॉल है, सिंपली उसको कुछ ताकत से ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद अभी इसका रेस्ट पता है, इनिशियली कुछ एम मास था, तो वी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका, तो क्या हुआ कि ऊपर जाते टाइम इसमें तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, जब ये ऊपर की साइड जा रहा था तब इसमें क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। कुछ एच हाइट तक जैसे ही पहुंचेगा, कुछ एच हाइट तक जाते ही क्या होगा कि जाके रुक जाएगा, जाके जैसे ही रुक गया तो वहां पे मेरी वेलोसिटी होगी जीरो, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी मेरी जीरो। जैसे काइनेटिक एनर्जी मेरी वहां जीरो हो गई ना, तब यहाँ पे एच हाइट की पूरी कर चुका था, अब डिस्प्लेसमेंट भी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में हुई थी, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया था। अब यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जब ये रेस्ट पे था, जैसे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, अब वो बॉल जब नीचे आ रही होगी, नीचे आते टाइम वो किस एनर्जी से आ रही होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ। अब जैसे वो यहाँ से नीचे आ रही होगी ना पोटेंशियल एनर्जी से, नीचे आते आते कुछ मास, जो उसका एम मास है, वी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, तो यहाँ पे दोबारा आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक दूसरे में। वही चीज दिखा है कि जब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तब पोटेंशियल घट जाएगी। जैसे यहाँ बताया कि ऊपर जाते टाइम यहाँ पोटेंशियल जीरो था सिंपली और काइनेटिक जीरो था, ऊपर जाते टाइम कुछ उसकी काइनेटिक आई, वहां जब वो रुक गया तो पोटेंशियल आ गई। तो जब यहाँ काइनेटिक जीरो हो गई ना, काइनेटिक जीरो हो गई तो पोटेंशियल आपकी बढ़ गई, अब पोटेंशियल जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक बढ़ने लगी, तो दोनों का टोटल एग्जैक्ट तो सम आएगा, वो तो कांस्टेंट ही है ना, दोनों का जो सम आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यही चीज हमको बताता है कि हमारी कभी भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
when energy transforms, the total energy of the system stays same, change नहीं हो सकती, सेम ही रहेगी. It's just like change forms, सिर्फ फॉर्म ही चेंज हो रही है. तो अच्छे से समझ गए ना आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है हमारा. आइए अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पावर. इसको भी थोड़ा सा इसको जल्दी से करके खत्म करते हैं, फिर करते हैं क्लास को पूरा. पावर क्या होता है. पावर का देखो चैप्टर में डायरेक्ट आपको नाम नहीं दे रखा, हमको क्या नाम दे रखा है, वर्क एंड एनर्जी. और पावर की जो वो है, जो इसके बारे में बता रखा है चैप्टर में, वहां पे भी इसके नाम से हेडिंग नहीं है. वहां पे क्या दे रखा है हेडिंग में, रेट ऑफ डूइंग वर्क. पर एक्चुअली जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है किसी भी काम करने को कुछ टी टाइम के अंदर, वही हमारा पावर कहलाता है. पावर क्या है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. यही चीज हमारी क्या होती है, पावर. फॉर्मूला क्या है इसका, पावर इक्वल्स टू में वर्क डन इनटू में वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. कि एक सेकंड में पर सेकंड वर्क डन पर टाइम, एक सेकंड में कितना वर्क कर पा रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी. ये इसका एक फॉर्मूला ये होता है, पावर इक्वल्स टू में फोर्स इनटू वेलोसिटी. ये कैसे आया, आइए वो दिखा देता हूं आपको. कि पावर क्या था मेरा, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम था. वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, आप वर्क डन को आप यहां से लिख सकते हो. हमको देखो क्या चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए यहाँ पे फोर्स. तो वर्क डन का फोर्स से क्या रिलेशन बनता है, वर्क डन या फिर मैं रख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने यहाँ पे रख दिया पावर इक्वल्स टू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि फोर्स को तो ऐसे छोड़ देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है वो तो मेरा वेलोसिटी होता है ना. वेलोसिटी के क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसको एफ इंटू में वी, फोर्स इंटू में वेलोसिटी. तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बनता है आपका, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. ये दो फॉर्मूले थे पावर के जो आपको अच्छे से याद रखने हैं. अब आगे क्या लिखा है यहाँ पे, जो ऐसा यूनिट होती है पावर की वो होती है वॉट. अब आप सोचोगे कि सर आपने बताया कि वर्क डन की जूल होती है, एनर्जी की जूल होती है क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे जूल क्यों नहीं, यहाँ पे जूल इसलिए नहीं है क्योंकि ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क. सिर्फ वर्क डन होता तो इसकी भी जूल होती. अब वर्क डन पर यूनिट टाइम आ गया, कुछ टी टाइम के अंदर वो वर्क डन कितना हो रहा है वो हमारा पावर है, इसलिए इसकी यूनिट हो गई यहाँ पे वॉट. तो ये था आपका पूरा प्यारा सा चैप्टर जिसको हमने वन शॉट के अंदर आज खत्म कर लिया है. तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कुछ डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हो. किसी भी चैप्टर को रिलेट करते हुए कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचा देंगे. बस आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में आपको अपने बारे में बता दें कि सर मेरे को ऐसी ऐसी चीजें में दिक्कत हो रही है, आप समझा दो. तो तुरंत हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो बना के आप तक पहुंचा दें. बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना. थैंक यू.